इस लेक्चर में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो सॉलिड वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है या फिर हमारे घर से निकलता है उसको हम मैनेज करते हैं। तो मेजरली हमारे पास तीन ही तरीके हैं मैनेज करने के। सबसे पहला तो ये है कि हम ओशन में या रिवर में उसको डंप कर देते हैं जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। इसके अलावा सेकंड मेथड है हम डंप कर देते हैं लैंड के नीचे। हम एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल डंप कर देते हैं और उसके ऊपर वापस से हमारी जो सॉइल है मिट्टी उसको डालकर गड्ढे को बंद कर देते हैं। इसके बाद अगला मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जो सॉलिड वेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ट्रीट करें, यानी कि उसको जला दें। बर्न करने से ये होगा कि जो सॉलिड वेस्ट है वो श्रिंक होके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐश की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। फिर बाद में हम ऐश को मिट्टी के नीचे जो है उसको भी दफन कर देते हैं। तो मेजरली हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे इनको ही। तो सबसे पहले जैसे हमने मेथड देखा, हम ओशन या फिर रिवर में सॉलिड वेस्ट को डंप कर देते हैं। तो इसके हम इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे हमारे पास एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो सकती है। इसी तरह से हमारे पीने का पानी भी गंदा हो सकता है अगर हम उसको जितना भी गार्बेज है उसको सारा वाटर के अंदर हम डंप कर रहे हैं। तो इससे एक्वेटिव लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और वाटर में पोल्यूशन भी होती है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, इसी वजह से हम ज़्यादातर ये मेथड नहीं यूज़ करते, जबकि पहले अर्ली दौर में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था दैट इज़ लैंडफिल। लैंडफिल में हम क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर हमारा जितना भी गार्बेज होता है, जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको डालते हैं और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर उसको दफ़न कर देते हैं। तो इससे इफ़ेक्ट ये होता है कि जितने गार्बेज के अंदर या सॉलिड वेस्ट के अंदर जो भी हमारे पास वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं ज़मीन के नीचे की तरफ। ठीक है, ज़मीन उनको सोख लेती है और ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है, ये जो पीने के लिए पानी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली ज़मीन से पानी निकालते हैं और उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। चूँकि जो इससे कंपाउंड निकलते हैं वो ज़मीन अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ वो कंपाउंड्स मिक्स हो जाते हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स। उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, और इस तरह से हमारे पीने का पानी जो है वो गंदा हो सकता है, वाटर की पोल्यूशन का बाइस बन सकता है। तो लैंडफिल मेथड भी है, ये भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं इंसिनरेशन को। तो हम देखते हैं कि इंसिनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट किस तरह से की जाती है। तो इसमें जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम हीट करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक। इतने ज़्यादा हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो वॉल्यूम है हमारे सॉलिड वेस्ट का वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो हाफ तक डिक्रीज़ हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, उन सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमारे सॉलिड वेस्ट के अंदर कोई भी पेपर, वुड या प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, तो वो एज़ अ फ्यूल हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो कंबशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जब हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो हीट निकलती है, वो हीट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम अपने टरबाइन्स को चलाने के लिए भी वो हीट यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहे होते हैं, उनके लिए हम इस हीट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारे पास ऐश प्रोड्यूस होता है उसको हम लैंडफिल में इस तरह से दफन कर देते हैं। तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसके हम किस तरह से उसको जलाते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ रोटरी किल्न है। यहाँ पर टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं अपने सॉलिड वेस्ट को 650 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस तक। इतना हाई टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, और चूंकि ये एक रोटरी किल्न है तो ये रोटेट कर रही होती है, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है, और यहाँ पर हमारे पास जो वेस्ट है उसका बहुत सा वॉल्यूम बर्न होकर श्रिंक हो जाता है। उसके बाद देखें आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सेकेंडरी चैम्बर कहते हैं, और सेकेंडरी चैम्बर के अंदर कौन सा मटेरियल आता है, सेकेंडरी चैम्बर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रह जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक रिमूव नहीं होते, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं सेकेंडरी किल्न में, सेकेंडरी चैम्बर में। सेकेंडरी चैम्बर में हम 850 टू 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, और इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का पर्पस ये होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मज़ीद बर्न हो जाएँ। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स
डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट गैसेज़ को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है और इसके अलावा डिफरेंट गैसेज़ हो सकती हैं, सल्फ़र गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस भी यहाँ पर हो सकती है। तो डिफरेंट गैसेज़ इस तरह से रिलीज़ होती हैं। फर्दर हम लास्ट चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, उन गैसेज़ को कूल किया जाता है, 230 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम ठंडा करते हैं और हम वाटर स्प्रे भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो उसको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं इंसिनरेशन की कुछ सिग्निफिकेंस है या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इंसिनरेशन से सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। जैसे कि हमने इंसिनरेशन हम करते ही इसलिए ताकि जो हमारा वेस्ट है उसका वॉल्यूम श्रिंक होके हाफ में रह जाए। और इसके अलावा जो इंसिनरेशन का प्रोसेस है ये क्लीन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो रिड्यूस हो ही रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं हम। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और हमारे पास क्या कहते हैं वो गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट गैसेस, टॉक्सिक गैसेस जो आगे चल के पोल्यूशन का बायस बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ऐसी गैसेस होती हैं एयर में जो पोल्यूशन का बायस बनती हैं और इसके अलावा टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल इसके साइड प्रोडक्ट में आता है। इसके अलावा इसमें डाइऑक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इसका जो स्मोक होता है उस स्मोक से ऑक्साइड्स निकलते हैं और नाइट्रोजन और सल्फर के। जैसे कि प्रीवियसली भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स को जब हम एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो क्लाउड के अंदर वाटर होता है, और एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, ये एसिड रेन का बाइस बनते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। ठीक है, और इसके अलावा इसी प्रोसेस से इंसिनरेशन से हैवी मेटल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। साइड प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास, जैसे कि एल्यूमिनियम, लेड, क्रोमियम जैसे भी मेटल्स होते हैं, वो भी इसमें साइड प्रोडक्ट के तौर पर आते हैं। और अगर इन्हें ये पोल्यूशन का बाइस भी बनते हैं, अगर इन्हें वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए ओशन में, तब भी ये पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थी इसकी, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं इंसिनरेशन की। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। अभी जो वेस्ट मटेरियल हमने पीछे बर्न किया था, कंबशन की थी सारी, हम इसकी बजाय रिसाइकल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का वेस्ट ही रिसाइकल हो जाए। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिसाइकल नहीं होते, बैटरीज वगैरह भी रिसाइकल नहीं होती। हमारे पास मोस्टली जो रिसाइकल होता है वो पेपर हम रिसाइकल कर लेते हैं और इसके अलावा प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेते हैं। अब पेपर को रिसाइकल हम किस तरह से करते हैं, पेपर जो हमारे पास आता है न्यूज़पेपर वगैरह, उसको रिसाइकल करने में लेस क्लोरीन लगती है और इसके अलावा जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो भी हमें कम लगाने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम न्यू पेपर बनाते हैं तो उसमें सब कुछ ज़्यादा लगाना पड़ता है, हमें क्लोरीन भी ज़्यादा लगती है, इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स दूसरे जो होते हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा जो पेपर के फाइबर्स होते हैं उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, अप टू 5 टाइम्स। हम 5 मरतबा रिसाइकल कर सकते हैं एक पेपर को। तो इसी वजह से पेपर को बड़े पैमाने पर रिसाइकल किया जाता है। और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। अब प्लास्टिक को रिसाइकल करने में सबसे पहले क्या होता है, हम प्लास्टिक को रीमेल्ट करते हैं और फिर उसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर लेते हैं और दोबारा से हमारे पास प्लास्टिक के दूसरे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, टॉयज़ वगैरह। और इसके साथ-साथ हम उसको डीपॉलीमराइज़ेशन भी करते हैं। अब डीपॉलीमराइज़ेशन से मुराद क्या है? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास प्लास्टिक है वो एक पॉलीमर है, ठीक है? यानी कि एक बड़ा कंपाउंड है, डिफरेंट मोनोमर से मिलकर एक पॉलीमर बन जाता है। तो उससे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। लेकिन अब हम प्लास्टिक को जब दोबारा से रिसाइकिल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उस पॉलीमर को दोबारा से ब्रेक करते हैं उसके मोनोमर्स में। अब वो छोटे-छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दोबारा से हम उसको सारे को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको उसके पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद फाइनल हम उसको एक शेप में ले आते हैं, ठीक है? जो भी हमने शेप उसको देनी होती है, तो वो हमारे पास एक फाइन प्रोडक्ट लास्ट में बन जाती है प्लास्टिक की। तो इस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं। हम जो इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट निकलता है या फिर हमारे घर से निकलता है, इस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ हमने देखा कि हम रिसाइकल भी कर सकते हैं और इसके अलावा हमने दूसरे प्रोसेसेस देखे। तो ये सब हम यूज़ करते हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए।